देखिए जो कल क्लास 6 का जैक क्लास 6 का ना फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। उसमें किस किस तरह का प्रश्न आएगा उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सब कोई जितने भी यहाँ हैं सब ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि शायद इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिले। अधिकतर क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 50% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो चलिए प्रश्नों को हम देखना शुरू करते हैं। बहुत आसान होता है। पहला प्रश्न रहेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश ना, शिशुनाग वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है। तो देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें खंड ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब विकल्प दिया रहेगा उसमें से एक को सही करना है, ठीक ना। तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? याद कर लीजिएगा, धनानंद ना। अ, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अ, धनानंद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नेपोलियन ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव मोहर किस चीज़ की बनी होती थी। तो ये इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेल खड़ी ना। सेल खड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैंधव मोहरे किस चीज़ की बनी होती थी। तो सेल खड़ी की ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन के सामने टिक लगाना है ना, और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है ना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में, ये बिल्कुल सही है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? हिमाद्री। तो ये गलत है ना। क्या कहते हैं उसको? शिवालिक कहते हैं ना। तो ये इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉलम ए और कॉलम दो को क्या करना है? मिलाना है ना। कॉलम ए में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी को मिलाना है किससे? कॉलम दो से, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या था? तो यंग इंडिया एक पत्रिका था। इसके संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया को किससे मिलाएगा? महात्मा गांधी से। अगला है मंडप। मंडप क्या होता है? मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह को क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर का। तो ऑप्शन इस तरह से इसको हम मिलाकर सही करेंगे। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल ना, आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है ना। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है ना। अगला है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कब पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून। क्यों 21 जून ना? 21 जून, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है ना। तो इस प्रकार से चार क्वेश्चन को हम लोग सही से देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है।
अगला खंड बी है ना। खंड बी में बताया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 5 गो क्वेश्चन है, 2 नंबर के 10 अंक का, ठीक है। तो इसमें 5वें प्रश्न को देखिए, इसका हम अभी उत्तर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब ये सारे क्वेश्चन को हम अभी तुरंत डिस्कस कर रहे हैं ना। एक सेकेंड, इसको हम तुरंत आंसर के रूप में लिख कर आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मतलब इसमें जो बी था उसमें जो प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के पास बैठकर अपना ज्ञान प्राप्त करना, ये होता है उपनिषद का अर्थ, ठीक है। पहला उसका उत्तर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह झारखंड के लातेहार जिले में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार कितने प्रकार की है ना। भारत में सरकार कितने प्रकार की है। तो भारत में सरकार 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, मतलब 3 स्तर हैं। कौन कौन, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर ना। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं, 3। कौन कौन, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 ना, भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं जो प्रमुख रूप से अरब सागर में गिरती है। अरब सागर पता है ना किधर है ना, भारत के ये साइड एरिया में क्या है, अरब सागर। तो इधर कौन कौन गिरती है, तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का सेक्शन बी जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। तो अभी अभी हम लोग ने इन 5 प्रश्नों को देखे हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, भारत की सरकार का स्तर, वेद के प्रकार और कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ये 5 क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन सी का ना। देखिए ध्यान से, सेक्शन सी में देखेंगे कि आपको 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, 20 अंक के ना। क्वेश्चन क्या क्या है कि अंतर लिखना है मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में। झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित 4 योजना का नाम लिखना है। अब मथुरा क्यों प्रसिद्ध है, ये इसके बारे में लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को अभी हम तुरंत आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जो हम आंसर बताने के लिए बोले थे वो देखिए ध्यान से, खंड सी लघु उत्तरीय के जो उत्तर हैं वो इस प्रकार से हैं कि अंतर लिखना था पहला किसमें, मैकमोहन और रेड क्लिफ में। तो ध्यान से देखिए कि मैकमोहन जो रेखा है इसके सामने डैश देख लिखिए कि यह भारत और चीन के बीच, चीन में कहा, तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। और रेड क्लिफ में डैश देख लिखिए कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग जल से ढका है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने में नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं ना। क्या कहते हैं, नीला ग्रह, ग्रह कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं ना। अशोक के धम्म जो था, अशोक का धम्म नैतिक जीवन, अहिंसा, दया, सहिष्णुता और सभी धर्मों के सम्मान का उद्देश्य देता है ना। ये अशोक का धर्म का अभिप्राय है।
तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित 4 योजना लिखना है। तो आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जनधन योजना गरीबों के लिए है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। इन सभी योजना जो हैं झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि मथुरा क्यों प्रसिद्ध है ना। तो मथुरा क्यों प्रसिद्ध है? मथुरा भगवान कृष्ण के जन्मभूमि और धार्मिक स्थलों के कारण प्रसिद्ध है ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो सेक्शन हमारा डी होगा ना। अगला जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है ना। तो क्वेश्चन है 55 नंबर का 10 अंक का। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल की प्रशासनिक विशेषता लिखिए और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन है कि गुप्त काल की प्रशासनिक विशेषताएं लिखिए। तो गुप्त काल में जो प्रशासन चलती थी उसका विशेषता लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल में शासन व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी और राजा सर्वोच्च शासक होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसमें मंत्री और अधिकारी शामिल होते थे। राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। उसके अधिकारी उपरीक कहलाते थे। प्रांत के नीचे जिले और गांव होते थे जहां स्थानीय अधिकारी शासन चलाते थे। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था अच्छी तरह से संगठित थी। अब अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखना है। वन्य जीव का जो संरक्षण करना होता है उस पर एक निबंध लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोग जान रहे हैं। अब चलिए इस पर निबंध लिखना शुरू करते हैं। वन्य जीव हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जंगल में रहने वाले जानवर और पक्षी प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन आजकल शिकार, जंगल की कटाई और प्रदूषण के कारण कई वन्य जीवों की संख्या होती जा रही है। वन्य जीव की रक्षा के लिए सरकार ने कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए हैं। शिकार पर भी कानून प्रतिबंध लगाया है। हमें भी वन्य जीव की रक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए और जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि हमें वन्य जीव की रक्षा करेंगे तो हमारा प्रकृति संतुलन बना रहेगा और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे आप मन लगा के एक बार दोबारा देखिएगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी तरह से एग्ज़ाम अच्छी प्रकार से दे सकें ना। चलिए बाद बाकी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए ना।